सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। मौसम बदल रहा है और जैसे जैसे वक्त के हाथ अक्टूबर को समेट रहे हैं कूचा सियासत में हलचल बढ़ती जा रही है। हुकूमत आने वाले दिनों में किसी मुश्किल से बचने के लिए जल्द अज जल्द दस्तूरी अदालतों का क़याम चाहती है, लेकिन हर गुजरता दिन हुकूमत की परेशानी बढ़ा रहा है। हुकूमत को खदशा है कि काजी के जाने के बाद आने वाले काजी ने इलेक्शन ऑडिट का हुक्म दे दिया तो फिर क्या होगा। इन खदशों और वसवसों ने हुकूमती इत्तेहाद को खासा परेशान कर रखा है। पार्लियामान में दस्तूरी तरमीम के लिए मतलूबा अराकीन की हिमायत ताहाल हासिल नहीं की जा सकी। हुकूमती इत्तेहाद बार बार मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें कर रहा है, उन्हें मना रहा है और मौलाना के पुराने सियासी हलीफ आसिफ अली जरदारी साहब भी उनसे मुलाकात कर चुके हैं। नवाज शरीफ साहब भी मौलाना साहब की रिहाइशगाह पर जा पहुँचे, लेकिन मौलाना साहब की ना हाँ में नहीं बदल सकी। इस हाँ और ना में ही हुकूमत की जान अटकी हुई है। अच्छा, मुस्लिम लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ भी इलेक्शन ऑडिट के खदशे का इजहार कर चुके हैं। इस हवाले से बाज़ ज़राए का कहना है कि अब आइनी अदालतों की बजाय आइनी बेंचों की तश्कील पर बात हो रही है और इस हवाले से हुकूमत का जो होमवर्क है वो बस मुकम्मल होने वाला है। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने अरकान कौमी असम्बली पर शेर की निगाह रखी हुई है कि कहीं हुकूमत उन्हें उचक ना ले। इस हवाले से पीटीआई इतनी मोहतात है कि सड़कों चौराहों पर एहतजाज और मार्च के ऐलान के बावजूद अपने अरकान कौमी असम्बली को एहतजाज में शिरकत से मना कर रही है कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो पार्लियामान का जो नंबर गेम है वो ना बदल जाए। सियासी बसात पर इन चालों के साथ साथ आइंदा हफ्ते शंघाई कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, यानी एक एटमी मुल्क की मेज़बानी में 2 एटमी मुल्क चीन और भारत मेहमान हैं। अब सबकी नज़रें इस कॉन्फ्रेंस पर होंगी और दुनिया का मीडिया फोकस किए हुए होगा और हुकूमत के लिए परेशानी की बात पंजाब में पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल है। इस पूरे सियासी मंजरनामे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। बस स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं माहिर कानून किसी तारुफ के मोहताज नहीं हसन रज़ा पाशा साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के पाशा साहब। और अली गुल बलोच साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बैरिस्टर तैमूर हमारा साथ देंगे जिस प्रोग्राम में पीटीआई से उनका ताल्लुक है। सर आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं पाशा साहब से शुरू करना चाहूँगी आप दोनों की इजाज़त से। पाशा साहब, कहा जा रहा है कि हुकूमत अब आइनी अदालतों की बजाय जो आइनी बेंच है उन पर काम कर रही, तो कि ये दस्तूर में तरमीम की ज़रूरत नहीं होगी? इस हवाले से नाज़रीन को मैं चाहती हूँ ज़रा आप आसान अल्फाज में ज़रा समझाइएगा। देखें, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये अभी आपके ज़रिए मुझे पता चला कि हुकूमत आइनी बेंचेस की बात कर रही है। हालांकि ये तजवीज़ मेरी भी थी कि अगर आइनी बेंचेस बन जाएं जो कि सिर्फ़ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को डील करें और एक ही चीफ जस्टिस हो जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हो, तो उसी के तहत वो आइनी बेंचेस हों, वो दीगर कोई काम ना करें। बेशक आप जजेस की तादाद में इजाफा कर दें। पाशा भी रिपोर्ट ये आज हुआ है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि फ़र्ज़ कर लें अगर ये आइनी बेंचेस आते हैं तो फिर आइनी तरमीम इस हद तक करनी पड़ेगी कि जो आइन में 17 जजेस का दिया गया है उसकी तादाद बढ़ाने के लिए फिर आइन में अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी कि अगर फ़र्ज़ कर लें आप 6 या 7 जजेस मज़ीद रखना चाहते हैं जो कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की हेयरिंग करें, तो फिर आपको उनकी तादाद बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो बाकी फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस का तल्लक है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर या तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास होगी या फिर वो कमेटी जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनी है कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली काम करना है कि आइनी बेंचेस कौन से होंगे और बाकी केसेस की समाअत किन बेंचेस ने करनी है। तो ये सूरत हाल है। पाशा साहब, एक और चीज़, दस्तूरी जो बेंच है इससे जो अदलिया की अगर हम इख्तियार की बात करें तो वो तकसीम नहीं होगा? बिल्कुल, थोड़ा सा रिजर्वेशन हमारी इस बात पे है कि 2 चीफ जस्टिस होंगे और इस मुजवज़ा अमेंडमेंट में कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं दिया गया कि ऊपर कौन सा इदारा या कौन सी शख्सियत होगी कि अगर आपस में उनका इख्तियारात का कोई तनाज़ा बनता है तो फिर कौन सा इंस्टीट्यूशन या कौन सी शख्सियत उसको सॉल्व करने का इख्तियार रखती है। आइन बिल्कुल इस मुजवज़ा तरमीम के तहत भी खामोश होगा। तो इसमें बहरहाल अपनी जगह पे एक एम्बिग्विटी तो फ़िलहाल है कि 2 चीफ जस्टिस होंगे तो दोनों
इख्तियारात का जो खींचातानी होगी वो बहरहाल आगे चल के आने मुतवक्को हो सकती है। ठीक है, चलिए बाकी मेहमानों को भी शामिल करते हैं। बैरिस्टर तैमूर साहब, चूँकि आप बैरिस्टर भी हैं, आप इस चीज़ पे ज़रा गहरी नज़र रखते हैं, आप कानून को भी समझ सकते हैं और पीटीआई की जानिब से भी आप अपने मौक़िफ़ का इजहार करेंगे। फिर मैं अली गौहर साहब आपकी तरफ आती हूँ यही सवाल लेके, तो आप कैसे देख रहे हैं इसको बैरिस्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो ये करने जा रहे हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं, जिस तरह आपके शो पे भी हम अभी आए हैं, तो लोग जो हुकूमत के हिमायती हैं वो कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि नंबर्स गेम पूरी हो गई है और आईनी तरमीम तो हो रही है। सो बात वही है जो हम शुरू से कर रहे हैं कि जो तरीक़ेकार है और जो जल्दी है, उजलत जो है, एक पार्टी के सरबराह ने तो टीवी चैनल पे आके कह दिया कि हमें अगले चीफ जस्टिस के बारे में ये नहीं पता कि वो बाकी जजेस को कंट्रोल कर सकेंगे कि नहीं, तो इसलिए 25 अक्टूबर से पहले ज़रूरी है आईनी तरमीम करना। तो ये तो सारी दाल ही काली है। सो इस तनाजुर में अगर ये कुछ और भी करने की कोशिश करें तो आईनी तरमीम के तनाजुर में क्या कुछ पास कराने की कोशिश करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर ये आईनी बेंचेस बनाने की बात करते हैं जो कि बेहतर एक चीज़ हो सकती है, तो वो भी पहले सबके साथ मुशावरत के लिए उसको पब्लिक किया जाए। सारी स्टेक होल्डर्स, बार एसोसिएशंस, सियासी जमातों के साथ, पार्लियामान के साथ, पाकिस्तान पार्लियामान की पार्लियामानी अफेयर्स की पार्टी की कमेटी है, लॉ एंड जस्टिस की कमेटीज़ हैं, वहाँ पे ये मामला डिस्कस होने चाहिए। 18वीं तरमीम का ये क्रेडिट लेते हैं, वो 10 महीने से ज़्यादा मशावरत चली थी उसके ऊपर। यहाँ तो सिर्फ अब महीने डेट से सिर्फ बात चल रही है, मुसवदा किसी ने नहीं देखा है इनके। जी मलिक जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? बड़े टाइम पे आप ऐड करना चाह रहे हैं, उनकी आवाज़ रुक गई। मलिक साहब, अगर आप सिर्फ 1 सेकंड दीजिएगा, बादशाह साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आपकी बात। फेडरल लॉ मिनिस्टर ने मीडिया के सामने मुसवदा की 2 कापियां, एक पाकिस्तान बार को और दूसरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को दी थी। उस पर डेलिब्रेशंस हुई, तो वो मुसवदा हम ये समझते हैं कि वो सरकारी तौर पे रिकग्नाइज्ड मुसवदा है। बाकी जितनी भी बातें हो रही थी वो स्पेकुलेशन थी। मसलन जो मुसवदा हमें दिया गया उसमें आर्टिकल 8 में अमेंडमेंट की कहीं भी तजवीज़ दी थी। जो मुसवदा दिया गया उसमें और भी ऐसी अमेंडमेंट्स नहीं थी जिनको बार बार हम टीवी टॉक शो में और मीडिया पे लेके आ रहे हैं कि ये भी है। तो वो इस तरह नहीं है। मैं सिर्फ आपकी वो सिर्फ ये बात क्लियर करने के लिए इंटरप्शन किया। आई एम सॉरी फॉर डैट। ठीक है जी मलिक साहब, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। नहीं जी, मैं अगर बात कर सकूँ जी प्लीज। देखें, बिल्कुल अगर इन्हें दिया है कोई, तो ये क्या एश्योरेंस है कि वही अभी तक मुसवदा चल रहा है और वो फिर इन्होंने भी पब्लिक क्यों नहीं किया? मतलब इसमें आइन कब से खुफिया हो गया, या आइन में जो तरमीम होनी है वो कब से खुफिया हो गई कि वो पब्लिक के सामने नहीं रखी जा रही? पार्लियामान जो है, जो कानून साजी करता है, वो अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए करता है, अवाम के नुमाइंदों के तौर पे करते हैं मेंबरान, लेकिन चीज़ जो है वो उस अवाम को तो बताई नहीं जा रही। अब कोई कहता है कि जी आर्टिकल 8 में तरमीम हो रही थी, कोई कहता है नहीं हो रही थी, कोई अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की ये बात सूबों की भी बात कर रहे हैं, जिसको चंद लोग सराहना भी शुरू हो गए हैं कि सूबों के लेवल के ऊपर भी, हाई कोर्ट्स के ऊपर शायद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए। तो बात ये है कि क्लैरिटी नहीं है इस इशू के ऊपर। अगर उन्होंने कोई 4 कागज शेयर भी कर दिए किसी के साथ, एक तो वो हमें नहीं पता, मैं बार का मेंबर हूँ, एक फाल वकील हूँ, मुझे तो नहीं पता, मेरे से किसी ने शेयर नहीं किए, कहीं हमें पब्लिकली नहीं पता कि क्या चीज़ अवेलेबल है। तो चंद अशखास के साथ अगर मेम्बरान के साथ शेयर हुई है तो उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है अभी। ठीक है जी। अली गौहर साहब, ये जो क्लैरिटी के हवाले से सवाल उठाया जा रहा है पीटीआई की जानिब से, ये सवाल कितना वैलिड आपको दिखाई देता है, सुनाई देता है, कितना जायज़ है? मतलब अपनी जगह पे वो लोग ठीक हैं कि जब उनके साथ शेयर ही कुछ नहीं किया जाता, वो कह रहे जी मैं बैरिस्टर भी हूँ, मेरे साथ आप कोई चीज़ शेयर ही नहीं हुई, तो ये क्या जो क्लैरिटी नहीं होती, कन्फ्यूजन रखी जाती है, इसकी क्या वजह होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत हाल ये है कि जब भी कोई अमेंडमेंट या कोई कानून साजी होती है तो उसका मसौदा सबसे पहले काबीना में पेश किया जाता है और उसके बाद वो फिर पार्लियामान में आता है, फिर वो कमेटीज में जाता है, फिर उसके बाद उसकी अप्रूवल होती है। ठीक है। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये तो एक कानूनी और आइनी तरीका है। दूसरी बात ये है कि जो अमेंडमेंट की जा रही है
वो जो हमारा मुजव्वज़ा मतलब है कि जो ऑलरेडी पहले से हमारा आइन है 1973 वाला, उस आइन के करीब तर देखना ये है कि ये अमेंडमेंट जो है उससे करीब तर है या उससे उस आइन से हमें दूर लेकर जा रही है। और ख़ास तौर पर मैं हरगिज़ जिक्र नहीं करूँगा कि किस तरह से जब इनका दौर था और किस तरह से उजलत में 15-20 कवानीन 8-8 मिनट के अंदर जो थे सारे प्रोसीजर को बुलडोज करके जिस तरह से करवाए जाते थे, किस तरह से वो एक जो लिफाफा था वो काबीना में तो आपके लिए अली भाई रोल मॉडल्स ये हैं? नहीं, हमारे लिए हरगिज ये रोल तो फिर आप इनकी एग्जांपल ही कोट क्यों कर रहे हैं? लेकिन हम तो कह रहे हैं, देखिए मेरी बात की, अगर आपको लगता है कि उनके दौर में चीज गलत हुई थी तो फिर आप अगर उसी चीज को दोहराएंगे तो जस्टिफाई कैसे होगा? हरगिज दोहरानी नहीं चाहिए। ठीक है जी जी। देखिए बात ये है कि जिस तरह से कि पहले मेरे भाई हैं और वो बता चुके हैं कि किस तरह से वज़ीर कानून ने बार्स को और उन लोगों को पहुंचाया। अगर बैरिस्टर साहब तक नहीं पहुंचा तो वो पाशा साहब से ले सकते हैं, हो सकता है किसी इंडिविजुअल तक उसकी कॉपी ना हो। ये तो आपकी दिलचस्पी की बात है कि आपने कॉपी हासिल की है, लेकिन मैं अपनी बात को समेटते हुए ये अर्ज जरूर करूंगा कि ये आज की बात नहीं है। जिस तरह से कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि जो मिसाके जमहूरियत हुआ था उस वक्त नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर साहिबा ने उसमें इस चीज़ का मिसाके जमहूरियत की शिक थी जिसमें आईनी अदालतें थी, और आईनी अदालतें आज का टॉपिक नहीं है। मैं इस पार्लिमान को ज़रूर सराहता हूँ इनके इक़दाम को कि जो उनका असल काम है कानून साजी करना, और वो उस पर अमल कर रहे हैं और कानून साजी कर रहे हैं। और ये भी एक जमहूरी तरीका है कि मौलाना साहब के पास जा रहे हैं, अगर नंबर ऑफ गेम पूरी हो गई तो ये पास हो जाएंगे, अगर नंबर ऑफ गेम पूरी नहीं होती तो वो जाहिर है कि ये नहीं होगी। लेकिन ये एक जमहूरी तरीका है ना कि सियासी पार्टी बिल्कुल जमहूरी तरीका है। हाँ, ये नहीं है कि किसी सिस्टम, अगर तो ये बिल्डोज करना होता तो ये तो आज से 2 महीने की पहले पास हो जाती। तो और दूसरा ये है कि सिर्फ ये जिस तरह से 63 को मतलब है कि ये पूरा पाकिस्तान डॉक्टर साहबा जानता है कि उसको आइन को दोबारा लिखा गया। ये मैं नहीं कह रहा, उसी बेंच के दो इंतहाई काबिल एहतराम ख्वाजा आसिफ साहब भी एक बात कह रहे हैं अली साहब, फिर इससे पहले मैं हसन पाशा साहब की तरफ चलूँ। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये खदशा जाहिर किया है कि जी अदलिया में तब्दीली आने के बाद इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है। अब जाहिर बात है एक इतनी अहम शख्सियत जब इस तरह का बयान देगी और हुकूमती बेंचों पर बैठी शख्सियत जब ऐसा बयान देंगी, उनका पोर्टफोलियो भी आपके सामने है, तो फिर लोग तरह तरह के सवाल उठाते हैं, खासतौर पे आपके मुखालिफिन साथ ही बैठे हुए तैमूर साहब पीटीआई वाले भी। तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या किसी किस्म का खौफ है हुकूमत को जो इलेक्शन ऑडिट का खदशा, ऑडिट का खदशा, वो जो ऑडिट का खदशा है वो ख्वाजा आसिफ साहब भी जाहिर कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बड़ा अच्छा सवाल है ये आपका, और मैं इस पर जरूर रिस्पॉन्स करना चाहूँगा जल्दी से। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हालात हैं और जिस तरह से ये हमारी बदकिस्मती है कि जिस तरह से जजेस के अंदर तकसीम नजर आती है, और वो मतलब है कि वाज़े तौर पर जिससे मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल पूरे मुल्क के अंदर ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता, जिस तरह से कि हमारे अदलिया के अंदर जिस तरह से ये सिलसिला चला हुआ है। मैं ख़ास तौर पर स्पेशल सीट्स के फैसले के अंदर 2 काबिल एहतराम जजेस ने ये आइन की शिकों का हवाला देकर, और इसमें बैरिस्टर साहब भी उस चीज़ की वजाहत कर देंगे, पाशा साहब भी कर देंगे कि उन्होंने आइन की शिकों का हवाला दिया कि अगर इस अक्सरीती फैसले पर अमल किया जाता है तो आइन की फलां शिक को मुअत्तल किया जाएगा। लिहाजा उस माहौल को देखते हुए जरूर ख्वाजा साहब ने जिक्र किया है कि जिस तरह से हो रहा है, और अगर ये सिलसिला इसी तरह से चलता है, मतलब ऑडिट्स और ये चीजें, तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क में एक नया अखाड़ा खुलेगा ना। मतलब वो इस खदशा का इज़हार नहीं कर रहा कि कोई हमें उससे घबराहट है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इससे एक मुल्क में नया इंतशार फैलेगा। लेकिन सर, आपके मुखालिफिन तो उसको किसी और तरह से देख रहे हैं ना। तैमूर साहब, इससे पहले कि मैं आपका पॉइंट इस बोलूं, जरा पाशा साहब को शामिल गुफ्तगू तो आपकी तरफ आ रही हूँ बाद में। पाशा साहब, ये नया अखाड़ा खुल जाएगा, क्या होगा फिर? देखिए, हर एक का राइट है, पीटीआई बतौर जमात अगर आई हुई है कि जी के ऑडिट करवा, तो आपको याद होगा कि इससे पहले भी वो 36
वेंचर, फिर उससे पहले 4 हल्के, ये सारी चीज़ें ठीक है, उनका राइट है। 36 नहीं थे वैसे, आपने एक ऐड कर दी है 35 मेरा ख्याल है इस तरह। वो 35 और 36 की जो सीन है वो मिलती है आपस में। बिल्कुल जी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये उनका राइट है, वो पॉलिटिकल पार्टी है। मैंने कहा जरा नंबर गेम होती है ना, एक नंबर से भी बड़ा फर्क पड़ता है। वो ऑब्जेक्शन कर सकती है, और आपको याद होगा कि वो खोले भी गए और कुछ भी नहीं निकला, और एज इट इज अभी भी कुछ इस दफ़ा भी काफ़ी शोर मचा है फॉर्म 45 फॉर्म 47 का। मैं कोई उस पर पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा, राइट है इनका एग्रीव पार्टी का कि वो जाएं। अब ये आपके सामने अली गौहर बलोच साहब बैठे हैं, इनकी भी अपनी ग्रीवेंस है, ये अभी जीते हुए हैं री काउंटिंग में, लेकिन ये डिक्लेयर नहीं हो सके एज रिटर्न कैंडिडेट, तो इनका भी अपना ग्रीवेंस है। इसी तरह और भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो इनका भी शायद ऑडिट हो जाए तो फिर अली गौहर बलोच को हम असेंबली में देख पाएंगे नियर फ्यूचर, अगर इस किस्म का ऑडिट कोई आता है। तो ये सारी चीज़ें हर एक का इंडिविजुअल हर हल्के के हवाले से आप देखेंगे। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक जो प्रोसीजर कानून में दिया गया है उसको बाईपास करके ऑडिट करेगी? ये क्वेश्चन है। मेरा जवाब उसमें है कि नहीं, चूंकि जो एग्रीव्ड पार्टीज़ हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने जो कानूनी तरीक़ाकार है वो इख्तियार किया हुआ है, और वो उन्होंने ट्रिब्यूनल्स को रजू किया हुआ है। वहाँ पे एविडेंस रिकॉर्ड होनी है या जो प्रोसेस होना है उसका फैसला होगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जुरिसडिक्शन बनेगी। डायरेक्टली अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले करती है तो ये बाईपास करने के मुतरादिफ होगा जो प्रोसीजर कानून में दिया गया। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हक बनता है, गए हुए भी हैं, लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट ये इस तरह अलाउ ना करे, वो कहेगी कि आप प्रॉपर तरीके से जिस तरीके से आ रहे हैं उसी तरीके को अपनाते हुए हमारे तक आएँ, तो फिर वी विल। चलें, हमारा भी एक तरीका होता है प्रोग्राम का कि एक ब्रेक होती है, ब्रेक के बाद उस तरीके को अपनाते हुए फिर हम वेलकम बैक कहते हैं, वेलकम बैक के बाद फिर मेहमानों की तरफ जाते हैं। तो तैमूर साहब आपका भी पॉइंट लूँगी, और अली गौहर साहब आपके वाले से बड़ी अच्छी बात की पाशा साहब ने, आप मुस्कुरा भी रहे थे, आपका भी इस पर पॉइंट लूँगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, हसन रज़ा पाशा साहब, बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, अली गौहर बलोच साहब। तमाम मेहमानों का फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर तैमूर साहब, आपकी तरफ आने से पहले मैं ज़रा अली गौहर बलोच साहब की तरफ आना चाहूँगी। अली भाई, आपके बारे में बड़ी अच्छी बातें पाशा साहब कह रहे थे कि फिर आपको असेंबली में देख सकते हैं, आप भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, आप मुस्कुरा भी रहे थे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से कि आपको याद होगा कि 2013 के इलेक्शन में बैरिस्टर तैमूर साहब को पता होगा, उस वक्त भी बानी पीटीआई ने बड़ा डंडोरा पीटा था कि ये इलेक्शन बड़े मुतनाज़ हैं, रिग्ड हैं। उस वक्त नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने और एक मतलब है कमीशन बना था सुप्रीम कोर्ट में। उस कमीशन ने भी ये फैसला दिया था, वो उस वक्त उनका मौक़िफ़ था कि ये एक मुनज़्ज़म धांधली है, और उस कमीशन ने फैसला दिया कि कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। और मैं समझता हूँ कि ये हर दफ़ा इनको जोश उठता है जब ये अपोजिशन में बैठते हैं, तो ये दूसरों पर इल्ज़ाम, ये जीत जाएँ तो ये कहते हैं कि हम कामयाब हुए। हालांकि इसके बरक्स आपने देखा कि अभी हालिया ज़िमनी इलेक्शन कुछ हुए, दो या 3 सीटों पर यके बाद दिगरे ये केपीके से हारे हैं ज़िमनी इलेक्शन जिनके कैंडिडेट्स। मुझे एक सवाल है, आपसे सवाल है, 2014 में जब आप लोगों ने धरना दिया हुआ था, वो हल्के खोलने का मामला था और 126 दिन का धरना था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उस टाइम पे भी चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने आना था और उन्होंने अपना दौरा मुलतवी किया था, तब भी पीटीआई धरना दे के बैठी हुई थी। अब एग्जैक्टली 10 साल हो गए हैं, 2014 से 24, 10 साल के बाद अब दोबारा, अब जिस तरह शंघाई कॉन्फ्रेंस, अब आप लोग इन्हीं टाइमिंग्स का इंतखाब करें, बेहतर नहीं होता कि अगर आप पुराना दाग भी धो देते? देखें, पाकिस्तान में और भी बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त। जो एक चाइनीज़ डेलीगेशन पे हमला हुआ कराची में, अफसोसनाक, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी देखने को आ रहे हैं। जो इस वक्त जिरगा के ऊपर
रियासती हमला हुआ एक बाकायदा आज, और उसमें हलाकतें हुई, वो भी सबके सामने है। ये आप सिर्फ एक पुरअमन एहतजाज की वजह से आप ये ना कहें कि कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, ये मुल्क में हो रही है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा, ये जो वक्त है, टाइमिंग जो है, वो तो हुकूमत की क्रिएटेड है। हुकूमत ये कह दे कि वो किसी उजलत में नहीं है, वो आईनी तरामीम नहीं कराना चाहते, 17-18 तारीख तक कुछ नहीं होगा, तो बिल्कुल ये तो मैं कह रहा हूँ कि पीटीआई के कायदीन तो आके ये बात टीवी चैनल्स पे कह रहे हैं कि हम उस चीज़ को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत उसमें कोई लचक ही नहीं दिखा रही है। अच्छा अली गौर साहब जी, क्या हुकूमती मौक़िफ़ क्या है? कह रहे हुकूमत लचक नहीं दिखा रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जिस तरह से आपने देखा कि आज कोई इस किस्म का कोई जल्दबाजी होती तो फिर ये अमेंडमेंट्स होगी होती। जिस तरह से कि मौलाना साहब से रब्ते किए, जाहिर है कि नंबर ऑफ गेम पूरे करने के लिए ये एक सियासी तरीका है ना, सियासी प्रोसीजर है कि दूसरी पार्टी, मौलाना साहब कहते हैं कि मैं अपनी हम बजाते खुद एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, मैं अपनी शूरा से मशवरा करूँगा, तो जाहिर है ये एक सियासी तरीका है। पहले तो मादरत के साथ, मैं कोई बैरिस्टर साहब शरीफ आदमी है, मैं कोई उस चीज़ पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन किसी कर्नल साहब का नाम मशहूर था कि पूरी असम्बली की लेजिस्लेशन को वो गाइड करते थे और वो डिक्टेट करते थे। आज तो ऐसा कोई तरीका नहीं है। आज तो देख ले सियासी पार्टियां सियासी दरवाजा पर जा रहे हैं, और बिलखसूस खास तौर पर बैरिस्टर साहब की जो पार्टी है, जिस तरह से वो मौलाना साहब के घर के बार बार चक्कर लगा रहे हैं, तो मुझे तो वो इनके जलसे और तमाम बातें याद आ रही हैं जो मौलाना साहब को जिस नाम से ये पुकारा करते थे। लास्ट कमेंट हाल आपके सामने है। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेड डॉक्यूमेंट नहीं है, लाइव डॉक्यूमेंट है। अमेंडमेंट्स इसमें जो मुनासिब हैं होनी चाहिए। क्या खूबसूरती से आपने जुमला बोला। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें चंद ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जिनको सिर्फ पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। मसलन उसमें एक आर्टिकल 185 सब क्लास 4, ठीक है, वो ये है कि जो क्रिमिनल अपील्स इस अमेंडमेंट के बाद फाइल होंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट बाउंड है कि 12 महीने के अंदर अंदर उनका फैसला करे। और उसका प्रोविज़ो 2 जो है वो ये है कि अगर जो पहले से दायर की हुई अपील्स हैं, क्रिमिनल अपील्स जिनमें डेथ और लाइफ है, वो 24 महीने के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। अब ये वो डिमांड है जो पब्लिक एट लार्ज की है। बतौर प्रैक्टिसिंग वकील मैं ये समझता हूँ कि कई दफ़ा मेरे अपने केसेस में ऐसा हुआ है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट केस है और सुप्रीम कोर्ट में जब वो अपील लगी है तो पता चला कि वो तो सज़ा पूरी करके घर चला गया। तो ये आप खुद देख लें कि बंदे को बरी किया लेकिन पता चला कि वो तो डेथ सेल में मर चुका। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे एक हार्ड रियलिटीज़ हैं और ये पब्लिक के फ़ायदे की चीज़ें हैं। खुदा रहा इनको जब सब बिल्डोज करने जा रहे हैं तो कम से कम ऐसी चीज़ें जो पॉजिटिव हैं हुकूमत वक्त के ज़हन में अगर आ ही गया अच्छा ख्याल तो इनको तो एंडोज करें, इनको तो आने दें, ये मंजूर करवाएं, ये अवामुन नास के फ़ायदे की बात है। पाशा साहब, नूर साहब, अली गौहर बलोच साहब, तमाम मेहमानों के वक्त का बहुत शुक्रिया। और इसके साथ मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगी मिशाल मलिक और हम बात करेंगे कश्मीर इलेक्शन के हवाले से। वेलकम बैक नाजरीन। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की दावेदार भारत में कश्मीरी हुर्रियत पसंद अवाम ने एक बार फिर इलेक्शन में कमल के फूल की पत्तियां नोच फेंकी हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में तवील अरसे के बाद बंदूकों के साए में होने वाले इंतखाबात इलेक्शन में नरेंद्र मोदी का श्रीनगर में जलसा काम आया और ना ही हल्का बंदियों में हेरा फेरी से कोई मदद मिली। बीजेपी के दावों और वादों और सब्ज बागों से कश्मीरी बहले और ना ही हुकूमती मशीनरी की चालबाजियों ने कोई रंग जमाया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में होने वाले रियासती इलेक्शन में शर्मनाक और इबरतनाक शिकस्त ने मोदी जी के चेहरे का रंग उड़ा दिया। इंतहा पसंद मोदी जी इलेक्शन से पहले सीने पर हाथ मारकर दावे कर रहे थे कि इस बार कश्मीर का वजीर आला मस्जिद वाला नहीं बल्कि मंदिर वाला होगा, लेकिन कश्मीरी अवाम ने बीजेपी को उनके इरादों के साथ डल झील में गौते दिए और फिर दिल्ली की बस का टिकट करवाकर निकाल बाहर किया। मकबूजा कश्मीर में मोदी एंड कंपनी को एक सीट भी नहीं मिली और कश्मीरियों ने साफ साफ ठेंगा दिखा दिया।
जबकि हिंदू अक्सरियती इलाके जम्मू में भी बीजेपी सिर्फ 29 नशिस्तें ले सकी और इनमें भी कोई एक सीट ऐसी नहीं जो मुसलमानों के अक्सरियती इलाके से हो। यानी जहां जहां कश्मीरी मुसलमानों को मौका मिला उन्होंने बीजेपी एंड कंपनी की चित्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नताइज के मुताबिक मकबूजा वादी में नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है, जबकि इसकी इत्तेहादी कांग्रेस ने भी 6 नशिस्तें जीती हैं और इस तरह 90 सीटों की जम्मू कश्मीर असम्बली में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद को वाज़े अक्सरियत हासिल है। अतः नताइज से हटकर इस इलेक्शन की सबसे खास बात कांग्रेस की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली का नारा था, जिसे बीजेपी ने दस्तूरी दहशतगर्दी से ख़त्म करके मकबूजा जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में जम कर दिया था। इस बयानिए के लिए ये इलेक्शन रेफरेंडम था जिसमें मोदी जी के बयानिए का मीनार ज़मी बोस हो चुका है। अच्छा, कश्मीरियों ने मोदी जी को ऐसा जख्म लगाया है कि हरियाणा में कांग्रेस से जीत का मज़ा भी किरकिरा हो गया। अब देखना यह है कि मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन के इन नताइज के बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 की बहाली के लिए आखिर क्या इकदाम उठाते हैं और बीजेपी की शिकस्त से तहरीक हुर्रियत पर आखिर क्या असरात मुरतब होंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जेल में असीर हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक साहब की अहलिया मिशाल मलिक साहिबा। बहुत शुक्रिया मिशाल ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। मिशाल, मोदी जी का जो दावा है वो तो धरे का धरा रह गया। वो तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि इस बार जो वज़ीर आला होगा वो मस्जिद वाला नहीं मंदिर वाला होगा, लेकिन कश्मीरियों ने नाक को चने चबवा दिए। बेसिकली इंडियन स्टेट जो है इतने डेकेड से जो उन्होंने अपनी ऑक्यूपेशन बढ़ाते रहे और अब उनकी इंडियन स्टेट ने बीजेपी और आरएसएस के थ्रू वहाँ पे जो एक फॉर्मुलेट किया आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन और 35A के बाद, वो ये था कि वहाँ पे अब तो 10 लाख इंडियन आर्मी है, अब हम लोगों ने अपने लाखों की तादाद में इंडियंस को वहाँ पे सेटल करना है और जब सेटल करना है तो उसके बाद हमने वहाँ इलेक्शंस कराने हैं और इलेक्शंस के बाद फिर हमने प्लेबिसिट की तरफ जाना है। तो सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने अपना जो स्टेटस को है, इंडियन स्टेट की मैं बात करी, वो बरकरार रखा है और हम लोग जो लोग हैं, जो कश्मीरी कौम है, जो तहरीक के साथ है, जो के खुद इरादियत की तहरीक चला रही है, हमें अगर ऑफिशियल टर्म्स में वी आर फ्रीडम फाइटर्स, अगर जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, तो एक फ्रीडम फाइटर जो कि जिसके ऊपर एक एलियन ऑक्यूपेशन है, वहाँ पे हमें कहा जाता है कि जो हम स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये स्टेटस को की पॉलिटिक्स इनकी चल रही है और इसके अंदर इन्होंने अब फेसेस बदल दिए हैं। ड्रामा राइटर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, जो एम्पायर हैं, वो सारे के सारे वही हैं। अच्छा, ये अब इसके बाद जो कश्मीरियों की तहरीक हुर्रियत है उस पर इसके क्या असरात होंगे, क्योंकि ये भी दावा किया गया था ना जब ये इलेक्शन से पहले, जो ख़ास तौर पे 370 की बात की जाए, 35A की बात की जाए, उस हवाले से बहाली का दावा किया गया था और मुझे याद है वो बड़ी स्पीच भी बड़ी हिट हुई थी। ज़ाहिर बात है बीजेपी के भी दिल पे जाके लगी थी। अब बीजेपी को जो इतनी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, मुँह की खा के गिर गई बीजेपी। आगे क्या देखती हैं आप स्टेटस? देखिए, इस वक्त बड़ा इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जिस तेजी से चेंज हो रही है इंडिया के अंदर। जी अभी भी जो इलेक्शंस, ये 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, इसके अंदर भी बहुत सी रिगिंग हुई है, मगर फिर भी वीक विकेट पे ही बने हैं, क्योंकि एक वेव इनके खिलाफ पूरे इंडिया में चल पड़ी है, बीजेपी और आरएसएस, और उसमें मेजर रोल जो है वहाँ की माइनॉरिटीज़ का है, जो दलित्स हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो मुसलमान हैं, जो सिख हैं। जिस तरह की उनकी एंटी माइनॉरिटी बिल्स वहाँ पे पास होते रहे, तो अभी भी जो उन्होंने यूनियन टेरिटरी मकबूजा कश्मीर के अंदर एक इलेजिटिमेट वे में की, तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इनकम्बेंसी फैक्टर की तरफ जा रही। तो उस दौरान जो क्योंकि एक्सेप्टेबल नहीं था एब्रोगेशन आर्टिकल 370 और 35A, एक कंप्लीट क्रिमिनल साइलेंस था, और ऐसी एनवायरनमेंट के अंदर प्री और पोस्ट इलेक्शंस भी अगर हम देखें, ये कौन से इलेक्शंस हैं जो 10 लाख फौज के अंडर कराए जाते हैं और ये 10 साल बाद कराए गए हैं। और पहले भी जब होते थे इलेक्शंस तो उस वक्त हुर्रियत क़यादत जो जेलों में होती थी, मगर वो वहाँ पे उनकी कॉल जो होती थी वो दी जाती थी बॉयकॉट इलेक्शंस की, तो हार्डली 2% वोटर टर्नआउट होता था। अब क्योंकि इंडियन सर्विस के मुताबिक भी वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो 2014 के जो इलेक्शंस थे उससे कहीं ज़्यादा वोटर टर्नआउट लो है। तो हमें ये चीज़ दुनिया को बतानी है इस वक्त कि इन फासिकल इलेक्शंस और शैम इलेक्शंस किसी भी सूरत में जो है वो कश्मीरियों का सेंटिमेंट जो है वो नहीं प्रोजेक्ट कर सकते, और कहीं भी इलेक्शंस इस तरह के हों जहाँ 10 लाख फौज गन पॉइंट पे आपको सड़कों पे निकाल लिया, आपको हरास करके आपको करिए, और आपके पास डेमोक्रेटिक जो आपकी जितनी वॉइसेस हैं
जो आपकी तहरीक की वॉइसेस हैं, जो हक खुदरादियत की हैं, क्योंकि ये इंडिया का हिस्सा तो है कि अगर इंडिया का हिस्सा हो जो इलीगली इन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाने की कोशिश की है, वो तो नहीं है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, वो तो यूनाइटेड नेशंस के अंडर फॉल। इन सब फैक्ट्स के बावजूद बीजेपी को मुंह की खाना पड़ी, कि इंडिया में भी मुंह की खानी पड़ी है बहुत जगहों पे जो इलेक्शन हुए। Exactly. और इस वही वेव यहाँ पर आ रही है क्योंकि इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द वर्ल्ड जो आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेट किया है, और ये जो इन्होंने ढोंग रचाया है ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस, जब पूरा ये महीना चलते रहे, तो उसके अंदर इन्होंने 15 से ज्यादा डिप्लोमेट्स को वहाँ पे बुला के श्रीनगर के अंदर उनको एक कॉर्डन ऑफ एरिया के अंदर बुला के दिखाया कि ये पोलिंग बूथ्स हैं। और इट इज सच अ मॉकरी कि एक तो एक डिप्लोमेट किसी भी सूरत जो है वो ऐसी चीज़ों के ऊपर कमेंट्स करना उनका मैंडेट नहीं है इलेक्शन प्रोसेस पर। दूसरी बात यह कि आर दे इलेक्शन मॉनिटरिंग ऑब्जर्वर्स हैं, क्या यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया अलाउ किया इन्होंने, क्या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की एक्सेस थी, किसको यहाँ पे आने की इजाज़त थी, क्या कश्मीरी मीडिया को खुद इजाज़त थी कि वो अपना इन इलेक्शंस को मॉनिटर करें, कौन सी वो वर्किंग बॉडीज थी, कुछ भी नहीं था वहाँ। तो ना कोई यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल रैपर्टर्स थे वहाँ पे, ना कोई के जो स्पेशल प्रोसीजर्स की थी, ना IPHRC के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो ये पूरा का पूरा जो है ये एक ड्रामा है जो और देखिए ना, ये सारा ड्रामा रचाने के बाद विशाल इनको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को। अच्छा विशाल, अब ये जो मोदी सरकार ने मकबूजाबादी के गवर्नर के इख्तियारात में जो मजीद इजाफा की है, ये भी बड़ा एक अहम नुक्ता है, इसको अब आप कैसे देखती हैं? इसके बाद अगर मैं असम्बली की हैसियत के हवाले से बात करूँगी, जो असम्बली की हैसियत है वो क्या होगी? मतलब कोई जिस तरह हम कोई बल्दियाती कमेटी का लफ्ज़ अगर मैं इस्तेमाल करूँ, इस तरह की कोई हैसियत रह जाएगी? Yes, that's a very good term that you've used. You have exactly, summarized कि वो क्या उनकी पोजीशन है इन असेंबलीज। तो वैसे भी इनकी लीगल मैंडेट है ही नहीं इनका कि यहाँ पे इलेक्शंस कराए जाएं और अंडर इंडियन ऑक्यूपेशन, और डी वेपनाइजेशन, डीमिलिटराइजेशन चाहिए। और फाइनल सोल्यूशन एक ही है, UN की करारदादों के मुताबिक जो है उनको हक खुदरादियत दिया जाए। बट ऑन द अदर हैंड दिस इज कम्प्लीटली टूथलेस एक्सरसाइज बिकॉज सारा का सारा जो कंट्रोल है वो तो गवर्नर के पास। तो इनको वैसे भी अगर देखा जाए तो ये तो बस एक टोटली एक फसाद इन्होंने क्रिएट किया इन शैम इलेक्शंस का दिखाने के लिए, जो इन्होंने डिप्लोमेट्स को भी वहाँ पे अपनी तरफ से भेजा है, जो कि मैंने 85 कंट्रीज के एम्बेसडर्स को लेटर्स लिखे हैं इसी एक्सरसाइज के दौरान, और सारे पॉइंट वाइज उनको बताया कि कहाँ कहाँ ये शैम इलेक्शंस हैं और किस तरीके से इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की गई। और बल्कि अमेरिकन डिप्लोमेट भी वहाँ पे थे, तो उनको तो खुद पूछना चाहिए था उनसे कि इन्होंने तो CNN, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच को वहाँ पे आने की एक्सेस नहीं दी गई। इन इलेक्शंस की मैं बात कर रही हूँ। तो ये पहले भी 2020 के अंदर आपको याद होगा कोरोना के दौर में इन्होंने एक सिमिलर इसी तरह का ड्रामा स्टेज किया था मोदी सरकार ने, चंद यूरोपियन MPs को ये लेकर आए थे, जो फिर लेटर ऑन प्रूव हो गया था कि रॉ ने उसको फाइनेंशियली जो है उस विजिट को स्पॉन्सर किया है, तो वो स्टेज था। उसी तरह इन्होंने ये किया। और ये मैं अफसोस हो रहा है कि डिप्लोमेट्स की क्योंकि ड्यूटी होती है, अगर उनको कहीं पे बुलाया जाता है तो उनकी तो मजबूरी होती है, उन्होंने वहाँ पे पहुँचना होता है। जो आपने लेटर्स लिखे हैं तो उनको एज इलेक्शन जानना चाहती हूँ। और दूसरी बात जो आपने की है कि वहाँ ये टोटल हारे हुए हैं। मकबूजा कश्मीर में बीजेपी तो इज अनएक्सेप्टेबल, और जो भी वोटर्स लोगों ने मेजॉरिटी वोट दिया है वो तो इंडियंस ने इनको दिए हैं वोट। जो सीटें इन्होंने यूनियन टेरिटरी के डिवाइड की हैं वो तो उन्होंने हिंदुओं को की है, वो भी वो हिंदू जो बाहर बैठे हुए हैं, जो वहाँ पे बैठे ही नहीं, उनको बस वोटर आई डोमिसाइल्स इशू कर दी हैं। मिशाल, जो आपने कर की है कि आपने लेटर्स लिखे 84, तो आपको रिस्पांस मिला? रिस्पांस मिल रहा है मुझे, क्योंकि आपको पता है ये पब्लिक नहीं कर सकते, बट बहुत सी ममालिक भी आए हैं और उनकी तरफ से आया है। जो बात मेरा पॉइंट बहुत वैलिड था कि किसी भी सूरत में ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते यूनाइटेड नेशंस के जो इलेक्शन मॉनिटरिंग ऑब्जर्वर्स होते हैं, या वो आए क्योंकि इट फॉल्स अंडर द यूनाइटेड नेशन या इंटरनेशनल वर्ल्ड बॉडीज जिनका मैंडेट होता है। तो पीपल नोबडी हैज व्हाट यू कॉल गिवन अ क्लीन चिट टू मोदी। अगर ये अपनी तरफ से ग्लोरीफाई कर रहे हैं अपने सारे इलिजिटिमेट एक्शंस, तो वी शुड रिमेंबर दैट
दिस इज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ वेरी बिग कॉन्फ्लिक्ट। और अभी भी जो ये उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला, जो मैं आपको पहले भी कहती थी और दूसरों को भी कहा था कि इनको कभी भी हमें इस धोखे में नहीं आना, ना इनके ना महबूबा मुफ्ती और दूसरे जो भी रिप्रेजेंटेटिव अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन लड़े, वो जो है वो हम हुर्रियत को नहीं रिप्रेजेंट करे। ज़ाहिर तो पपेट्स का किरदार अदा करेंगे। और इन्होंने आप इनके जलसों में देख लें, लुटियां मारते हैं, इनको तो लोग नफरत करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिटिमाइजिंग ऑल द ड्रैकोनियन लॉज थ्रू दीज पपेट असेंबलीज। इन असेंबलीज में आके इन्होंने क्या किया ओवर द डेकेड्स? यही किया, टाडा पोटा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, पीएसए, सारे ड्रैकोनियन लॉज उन्होंने पास किए जिसके तहत इन्होंने इम्यूनिटी टू किल किया है कश्मीरियों की और आर्मी बढ़ाई। तो ये मुझे इतनी हंसी आई कि यासीन साहब इस वक्त तिहाड़ की डेथ सेल के अंदर, मुझे इन लोगों पे हंसी आई कि लोगों को ये पागल समझा हुआ है कि इन्होंने जितने भी जलसे किए उनमें सब में इन्होंने जिक्र किया है हुर्रियत का और ख़ासतौर पे यासीन साहब का, और डोर टू डोर कैंपेन किया है कि हमें वोट दो कि हम यासीन साहब को रिहा करेंगे। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, मुंह पे दरवाजे बंद किए हैं, आपका शुक्रिया अदा करने से पहले, ठीक है मिशाल, मैं आपका शुक्रिया अदा करने से पहले यासिन मलिक साहब के हवाले से जानना चाह रही थी कि कश्मीरी हीरो हैं हमारे भाई यासिन मलिक साहब, और आप उनकी अहलियाँ हैं, और आप जितनी कंसर्न्ड होती होंगी, सबकी दुआएं उनके लिए हैं, लेकिन जितनी आपकी होंगी ज़ाहिर बात है उतनी किसी की नहीं हो सकती। तो उनके हवाले से, उनके जितने भी चाहने वाले हैं, उनसे जितनी मोहब्बत करते हैं, उनके लिए दुआ गो रहते हैं हम सब, कोई अगर अपडेट हो तो शेयर कर दीजिए नाज़रीन के साथ। थैंक यू सो मच फिजा फॉर योर प्रेयर्स। मेरा फ़र्ज़ है, ये हम सबका फ़र्ज़ है मिशाल, इसमें थैंक यू की क्या बात है। थैंक जी, यही दुआएं जो ये सब चल रही है तहरीक हमारी, तो उनका यही है कि उनके जो हेयरिंग्स जो हैं उनकी चल रही हैं, जिसके अंदर उनको फिजिकली प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा, वही सूरत हाल है। ना लॉयर दिया जा रहा है, ना फैमिली से मिलने दिया जा रहा है, ना मेडिकल केयर दी जाती है, फिजिकल टॉर्चर है। अभी रिसेंटली उन्होंने पिछले हफ्ते जो है एक रिटर्न जो है उन्होंने एफिडेविट जो है वो जमा करवाया है कोर्ट के अंदर एनआईए के केस के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम लोगों की लिफ्ट कराए जाएं, जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं हमारी हुर्रियत की, उनका बैन लिफ्ट कराया जाए। देखें अब सारी जो पॉलिटिकल वॉइसेस हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन पर तो बैन लगा हुआ है, तो ये कौन से इलेक्शंस हो सकते हैं? हमारे तो एक ही फाइनल इलेक्शन एक ही है जो प्लेबिसिट है, तो उसी की कॉस्ट यासीन साहब भी दे रहे हैं, बट उनके हौसले बहुत बुलंद हैं, और क्योंकि दुश्मन भी बहुत बड़ा है और बहुत लंबी एक जद्दोजहद चल रही है कश्मीरियों की, तो एक दफ़ा फिर कश्मीरियों ने ये प्रूव कर दिया है इतनी ज़्यादा हरबों के और इतने ज़्यादा चैलेंजेस में भी कि वो जो सेंटिमेंट है, जो इलेक्शंस में भी इन्होंने हमारा हुर्रियत का सेंटिमेंट जो है मिसयूज़ किया है इन पपेट्स ने, इंडियंस ने, जो नैरेटिव था इनके जलसों को आई एम श्योर आप भी मॉनिटर कर रही होंगी मकबूजा कश्मीर में जो इलेक्शंस हुए, उसमें सब में यही था कि यासीन साहब को रिलीज़ किया जाए, हुर्रियत के रहनुमाओं को, और हम रिवर्स करेंगे, स्टेटहुड देंगे, और फिर आर्टिकल 370। तो आज क्या बयान आया है? फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा है कि स्टेटहुड की कोशिश करेंगे, मगर आर्टिकल 370 के मामले को 100 साल भी लग जाए तो वो हम नहीं गारंटी कर सकते। तो सारा फ्रॉड है, ये तो उन्हीं के पपेट्स हैं। ठीक है मिशाल, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। और नाज़रीन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। इन्हें वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।